अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 8 और आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो शुरू करने लगे हैं। और एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमारे यूनिट नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज बाकी रह जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, तो हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने अपने किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ मूव करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका सम है 42। कंसेक्टिव इंटीजर्स बेसिकली वो इंटीजर जो कि एक सीरीज के अंदर बेसिकली होते हैं, जिस तरह 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इनके दरमियान में और कोई इंटीजर नहीं आता तो ये कंसेक्टिव इंटीजर होता है। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिस तरह 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये भी तीन कंसेक्टिव इंटीजर हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 9, 11 एंड 12 तो ये नॉन कंसेक्टिव इंटीजर बनते हैं, क्योंकि 9 और 11 के दरमियान में 10 आता है। ठीक है, जो एक ही सीरीज के अंदर हो ना, एक ही सीरीज के अंदर हो, उनको हम कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर। जिस तरह ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और इनका सम जो है वो बनता है 30। सिमिलरली हमने वो तीन इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम बनता है 42। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, बेसिकली हम तीनों इंटीजर्स को लेट कर लेंगे। लेट से हम फर्स्ट इंटीजर को कह देते हैं x, और x अगर हमारा पहला इंटीजर है तो दूसरा क्या होगा x+1। ठीक है, और सिमिलरली तीसरा क्या होगा x+2। किस तरह, लेट से हमारा इंटीजर है x, वो इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अगला इंटीजर क्या होगा x+1, सिर्फ 2 के अंदर एक ही ऐड हो रहा है ना। जब भी सीरीज के अंदर तीन नंबर होंगे जो कि कंसेक्टिव इंटीजर होंगे, तो बेसिकली एक एक ही ऐड होके वो बन रहे होते हैं ना। हम पहले तीन जो है नंबर लेट कर लेंगे, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो बाकी की दो इक्वेशन के अंदर पुट करके तो हम अपने बाकी दो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो है हम अपने तीनों इंटीजर्स को बेसिकली लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x+1 एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू x+2। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो तीन इंटीजर्स है ना, इनका सम जो है वो इक्वल टू किसके है, 42 के। ठीक है, ये उसने हमें गिवन दे दिया था इधर कि हमने वो तीन इंटीजर्स बेसिकली फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल टू 42 है। हम इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू 42 के इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन तीनों का सम तो हमें पता है कि इक्वल टू 42 है। बेसिकली हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सो सिंस वी आर गिवन दैट, सिंस वी आर given that their sum is equal to 42, अच्छा, तो हमें गिवन है कि इन तीनों इंटीजर्स का जो कि हमने लेट किए हैं उनका जो सम आएगा वो इक्वल टू 42 आएगा। सिंस वी आर गिवन दैट देयर सम इज इक्वल टू 42, x प्लस x+1 प्लस x+2, जो तीन इंटीजर्स हमने लेट किए थे हम उनको इक्वल टू लिख लेते हैं 42 के। x एक ये और एक ये, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और 2+1 इक्वल टू होता है 3। 3x+3 इक्वल टू 42। अब ये 3 जो है हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 42 माइनस 3। ठीक है, 3x 42 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 39। 3 जो इधर है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा। x इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। 3 इंटू 1 जो है हमारे पास वो 3 होता है, और 3 इंटू 3 जो है वो 9 होता है। x की वैल्यू यानी पहला डिजिट हमारे पास आ गया 13। ठीक है, एक डिजिट तो यानी जो तीन हमने कंसेक्टिव डिजिट फाइंड करने थे उसमें से पहला है 13, और दूसरा हमने लेट किया था x+1, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, और तीसरा हमने लेट किया था x+2। x+1 इक्वल टू 13+1, दूसरा डिजिट हमारे पास आ गया इक्वल टू 14, और तीसरा डिजिट सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। 13+2 इक्वल टू 15। हम इसको एंड में इस तरह लिख लेते हैं, दस द थ्री इंटीजर्स आर, थ्री इंटीजर्स आर 13, 14
एंड 15। ठीक है, अब यही हमारा जो है 13, 14 और 15 जो तीन हमें रिक्वायर्ड इंटीजर थे वो हमारा आंसर है। जिस तरह उसने क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि हमने वो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल टू 42 आता है। सो 13, 14 और 15 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 42। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ एसी, यानी एसी की लेंथ उसने हमें गिवन दे दी जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर के अंदर, और द एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ए बी सी वो है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, यानी इस फॉर्म में हमने लेंथ फाइंड करनी है ए बी साइड की, जो बेसिकली ये वाली साइड बनती है ना ए बी, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। इस फॉर्म में ही आनी चाहिए जिस तरह ये भी इसी फॉर्म में बेसिकली बनता है। इधर ए बी हमारा 1 है और बी भी 1 है। सो इस फॉर्म में हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ए सी की लेंथ हमें गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल टू इसके लिख लेंगे। सो दोनों साइड से कैलकुलेशन करके हम जो थर्ड साइड बेसिकली जो साइड ए और बी की उसने हमें कहा है लेंथ फाइंड करने के लिए, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो ए और सी हमें गिवन है। सो पहले तो जो डाटा हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए सी हमें गिवन है वो है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है हमें वो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। तो इसको हम इधर डाटा के अंदर लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है। सो वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर आपने पढ़ा हो शायद बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, वो सेम ही चीज़ होती है। तो हम इधर हाइट लिख लेते हैं HEIGHT। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि वो इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब इसमें जो बेस है ना, बेस बेसिकली ट्रायंगल की ये बेस बनती है, ये वाली साइड जो है ना इसको हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं। सो बेस हमारे पास गिवन है और जो हाइट है वो हमारे पास बनेगी ए और बी। ठीक है, यानी ये हाइट जो है हमारी वो वर्टिकल वाली जो बेसिकली लाइन होती है उसको हम हाइट कंसीडर करते हैं ना। तो हाइट है हमारे पास लाइन ए बी और बेस है हमारे पास लाइन ए सी। अब ए सी गिवन है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, सो मैं लेफ्ट साइड पे जो है इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर हम फर्स्ट टाइम इधर लिख लेते हैं इसका यूनिट, और बेस जो है हमें वो गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है उसकी जगह मैं डायरेक्ट इधर ए बी लिख दूंगा। ठीक है, या फिर बेस की दफ़ा भी हम चलो फर्स्ट टाइम इस तरह लिख लेते हैं AC मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी हमने पहले उनके लाइन के जो नाम थे वो लिख दिए, चाहे लिखो या चाहे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है। सो सेकंड टाइम जो है हम AC की वैल्यू जो कि हमें गिवन है वो पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इधर हम इसका यूनिट भी लिख देते हैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ए बी हमने फाइंड करनी है। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी को हम राइट साइड पे रख लेंगे, यानी अकेला रहने देंगे, और ये सारी वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। सो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाके 2 मल्टीप्लाई करेगा। सो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, सो और राइट साइड पे हमारे पास जो रिमेनिंग बचती है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 और
5 को भी हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेंगे, क्योंकि वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर मैं इस तरह प्लस लगा दूंगा तो इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो इसको आपने लाजमी ब्रैकेट के अंदर कर लेना है, ठीक है। और सेंटीमीटर तो साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उसका मसला नहीं, वो ब्रैकेट के बाहर भी या ब्रैकेट के बाहर ही लिखना वही बेहतर है। सो ये आ गया हमारे पास ए और सी की लेंथ, और मल्टीप्लाई बाय ए बी वो हमने फाइंड करनी है। सो 2 को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं इसकी डिवीजन में ले आया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है, हमें जो है बेसिकली इसके डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो वही जो उसने हमें फॉर्म कही थी फाइंड करने के लिए, यानी a स्क्वायर रूट ऑफ 3 + b स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इधर आप देखो ना कि मैंने इधर यूनिट लिखे थे लेकिन इधर नहीं लिखे। जब आपने कैलकुलेशन करनी होती है ना नंबर्स की, तो उधर यूनिट को ऐड ना करना, एक दफा फर्स्ट स्टेप के अंदर इधर भी लिख देना और इधर भी जिस तरह मैंने लिखा उसके बाद ऐड ना करना, लेकिन लास्ट में जाके आपने यूनिट जो है वो साथ लाजमी लिखना है। यूनिट का नंबर होता है 0.5 तक का, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है वो फिर वो आपका नंबर कट जाए। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। सो ए बी को चलो मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू 2 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिवीजन में प्लस था तो हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ इसको ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर के अंदर भी सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब डिवीजन के अंदर तो हमें पता है a + b और a - b वाली कंडीशन बन जाएगी, तो इधर तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो हम डायरेक्ट लगा देंगे। सो फर्स्ट टाइम तो खैर इसको हम मल्टीप्लाई के साथ लिख लेते हैं, ऊपर तो कोई फॉर्म नहीं बनती, यानी a + b या a - b वाली कोई फॉर्म नहीं बनती। कुछ क्वेश्चन के अंदर जिस तरह हमारे उधर बनी थी ना a - b इंटू a - b वाली, वो भी नहीं इधर बनती। सो हमें ऊपर जो है वो लहदा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर पहले तो हम सारी ये जो वैल्यू है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मिडल में प्लस था तो प्लस आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिवीजन में हमारे पास आ गया a + b a - b, तो a स्क्वायर हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास हो गया 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के साथ ये भी कैंसिल आउट होकर डिवीजन में, यानी हमारे पास सिंपली बच जाएंगे। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ, यानी लॉज ऑफ रेडिकल के अंदर हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू, या फिर चलो इधर मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट के अंदर ए इंटू बी, यानी ए बी आपके जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 15 इंटू 3 जो है वो मैं डायरेक्ट इधर कर रहा हूँ, वो इक्वल टू होता है 45 के। सो मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा 45, और माइनस 2 आपका बाहर आ गया, और 15 इंटू 5 जो है वो आपका होता है 75 के इक्वल, तो वो भी हम लिख देंगे इधर। और डिवीजन में हमारे पास आ गया 3, यानी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, -5। अच्छा, इधर पहले हम 45 का एलसीएम ले लेते हैं, ताकि इसको जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकें। सो इसको हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 इंटू 1 जो है हमारे पास आ गया 3, और 3 इंटू 5 टाइम्स जो है आ गया 15, और आगे मज़ीद जो है इसको हम 3 इंटू 5 टाइम्स 15 कर सकते हैं, एंड 5 इंटू 1 5। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 को बेसिकली इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 के, और 75 जो है इसको भी हम इधर नीचे करके सॉल्व, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। सो 75 को जब हम करेंगे 3 इंटू 2 टाइम्स 6 एंड 3 इंटू 5 टाइम्स 15 एंड 5 इंटू 5 टाइम्स 25, 5 इंटू 1 टाइम 5, यानी 5 स्क्वायर इंटू 3 जो है ये हम 75 की जगह लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 45 की जगह हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5,
और 75 की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको, अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। 75 का अभी हमने नीचे सॉल्व किया तो वो एलसीएम इक्वल टू आया था 5 स्क्वायर इंटू 3। सो इसको हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3, और डिवीजन में हमारे पास आ गया 3 माइनस 5, हमारे पास -2 बचता। माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो माइनस के साथ बेसिकली उसको हम इधर लिखेंगे। सो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एज इट इज आ गया, प्लस अच्छा अभी तो 3 स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 को जब बाहर निकालेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली इधर हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और 3 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 3 जो है वो सिंगल है, यानी 3 की पावर जो है वो 1 ही है। सो 5 जब बाहर निकालेंगे उसको हमें 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिवीजन में हमारे पास आ गया -2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये दो हैं, ये -2 है, ये 6 है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो मैं इसको +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा क्योंकि 6 हमारा जो है वो पॉजिटिव का है, तो मैं इसको राइट साइड पे लिख लेता हूँ। और यानी 3 वाली मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि हमें a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली फॉर्म में चाहिए थी ना। और जो -10 है और ये -2 है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2। अब ऊपर से जो है हम वो 2 कॉमन ले सकते हैं, हम -2 ही कॉमन ले लेते हैं। सो -2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इधर प्लस था तो माइनस कॉमन लेंगे तो -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और डिवीजन में हमारे पास -2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो लेंथ ऑफ ए बी जो कि हमने फाइंड करनी थी, ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी थी ना, वो हमारे पास इक्वल टू आ गई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, और आगे आपने यूनिट लाजमी लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर आपने यूनिट नहीं लिखना, नहीं तो वो बार बार लिखते रहोगे, बस एक दफ़ा शुरू में मेंशन कर देना जिस तरह मैंने किया था शुरू वाली वैल्यूज के अंदर, और एक दफ़ा लास्ट के अंदर तो आपने लाजमी करना है क्योंकि यूनिट का भी नंबर होता है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी थी, और ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई। ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में फाइंड करनी थी, और बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आगे मजीद इस तरह लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेयर ए इक्वल टू 4 इक्वल टू, मैं सही तरह ही लगा देता हूँ, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू -2। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जिस तरह हमें उसने पूछा था कि ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में फाइंड करनी थी, तो ए बी की वैल्यू अलहदा आप बताना चाहो तो वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको इधर मैंने बतानी थी कि हमने एक साइड की लेंथ फाइंड की है ना, यानी ए और बी जो थी वो सिंगल साइड की लेंथ है ना, तो इसलिए इधर यूनिट आया सेंटीमीटर। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर यूनिट जो था वो था सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए था, बेसिकली फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो था बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो इक्वल टू क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमने जो लेंथ फाइंड की थी वो एक सिंगल साइड की थी ए बी की। सो इस उसके साथ यूनिट जो है जिस तरह इधर उसने सेंटीमीटर लिखा था ना, तो सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर इसने हमें दोनों साइड्स की लेंथ दे दी है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। वो ऊपर ट्रायंगल था, अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है दोनों साइड्स की, यानी हम एक को लेट कर लेंगे ए बी, किसी को भी आप लेट कर लो, अल्टीमेटली तो आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो आंसर तो सेम ही आएगा, तो आपकी मर्जी है। फिगर आप उधर बना लेना लाजमी, थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है। सो ये आ गई हमारे पास दो साइड की लेंथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है, इसी फॉर्म में फाइंड करना है जो इसने दी है। ठीक है, इस बार हमारे जवाब में ए के साथ कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन बी के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रायंगल मैंने इधर इनकम्प्लीट ही छोड़ दी थी, इसको दोबारा बना लेते हैं। मैं इसकी जो साइड्स हैं वो लेट कर लेता हूँ सेम जिस तरह हमने ट्रायंगल के अंदर लेट की थी। ऊपर वाली को मैं बी कह देता हूँ और ए के सामने वाली को हम सी कह देते हैं, तो ए और सी हम ले लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। सो ए और सी जो है वो मैं लिख देता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, साथ हम इसका यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर। इस बार लिखा है यूनिट उसने, इस बार उसने मीटर लिखा है। ठीक है, तो हम यूनिट इसका
मीटर ही लिखते हैं इधर। और बी और जो ए और जो बी साइड है उसको हम कह देते हैं 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका जो हमारे पास डाटा है उसको हम थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म के अंदर भी लिख लेते हैं। अब लेंथ ऑफ ए बी जो है वो हमने लेट की है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी यूनिट इधर लिख लेना। सो हम इसको पहले लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। अच्छा, इसको भी मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 4 के डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो जस्ट हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे पास सिंपल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ यानी आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 2। सो 2 इंटू 1 टाइम्स 2 एंड 2 इंटू 2 टाइम्स 4। सो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, बेसिकली ये फॉर्म जो है इक्वल टू इसके बनेगी। तो हम अब इसको उधर डायरेक्ट इक्वल के बाद एक और इक्वल लगा के आप आगे उसी की लाइन के अंदर आगे आप लिख लेना 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल भी ये बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंथ जो हमें गिवन है वो है ए सी, तो ए सी को हम इधर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 18 का जब आप एलसीएम लोगे 18 का, सो 2 इंटू 9 टाइम्स होता है 18, और आगे इसको हम 3 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 इंटू 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 9, और 3 इंटू 1 टाइम्स आपके पास आ गया 3, ठीक है। सो यानी 18 को इक्वल टू हम 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर होगा तो 3 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। पहले आप एक दफ़ा इसको इस तरह लिख लेना 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर। उसके बाद इसी के आगे आप इक्वल लगा के लिखना है। मेरे पास इधर जगह, चलो मिटा के बना लेते हैं, जगह क्या है, ये तो हो गया ना आपके पास, ठीक है। वो फिगर तो मिटा नहीं सकता था मैं, तो उधर इक्वल नहीं लिख सकता, इधर तो चलो रफ वर्क किया तो उसको इसलिए मैंने मिटा के लिख दिया। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इक्वल टू आया 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 हमारा जो है वो बाहर कॉमन आ गया, इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2, और यूनिट आपने नहीं भूलना, तो 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको भी एक दफ़ा आप जो है पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको पहले आप एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लेना, ताकि डाटा के अंदर आपको पता लग जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपने फाइंड करना है। सो वी नो दैट, यानी फॉर्मूला लिखना है ना आपने, तो उससे पहले आप लिख देना वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, WIDTH, ठीक है। और लेंथ हमें पता है, जो ए और सी वाली साइड है वो हमारी बनेगी लेंथ, और ए और बी वाली जो साइड है वो हमारी बनेगी विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है। अच्छा, इधर 1/2 वगैरह कुछ नहीं आता। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जिस तरह हमने ट्राइंगल के अंदर हाफ लगाया था ना, वो बेसिकली इसी तरह होता है। वो रेक्टेंगल जो है ना, उसको जब आप दो यानी हाफ से स्प्लिट करोगे ना, तो वो दो इक्वल जो है वो ट्राइंगल बनती हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम, ये टोटल कंप्लीट था ना इक्वल टू 1, तो जब हाफ का फाइंड करेंगे तो 1/2, इसलिए वो इसके साथ आया था, ठीक है। तो थोड़ी सी फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको इधर बता दी है। सो ट्राइंगल के अंदर सिंपल हम लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है ए सी, इसको एक दफ़ा आप लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है ए बी। अब ए सी और ए बी की जो है वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ए सी की वैल्यू हमने अभी इधर लिखी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब इधर यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर हमने कैलकुलेशन करनी है, लास्ट में हम लगा देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने कैलकुलेट किया था 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2।
5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको अब इधर कोई फॉर्मूला वगैरह जो है इधर आगे नहीं लगता, तो हम इसको सिंपल डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक दफ़ा हम 2 के साथ ये सारी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इधर प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमने किसके इक्वल निकाला था, ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 18 इधर लिख दिया है, 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो इधर चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ इधर आएगा हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं इक्वल को मजीद थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। 5 इंटू 2 टाइम्स हमारे पास आ गया 10, माइनस जो के दरमियान में था वो इधर आ गया, और 2 इंटू 2 टाइम्स आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 15, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जो 3 के साथ था वो एज इट इज़। अच्छा, अब लास्ट में मिडल में माइनस है तो हम माइनस पहले लिख लेते हैं। 3 जो है वो हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू 2 आ गया 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अभी ऊपर किया है तो वो इक्वल टू आता है 2 के, ठीक है। बेसिकली हाफ ऑफ पावर होती है ना, जब बेस सेम होती पावर ऐड इक्वल टू 1 के हो जाती तो वो 2 रेस्ट पावर 1 एज इट इज आ गया। सो 10। अच्छा, अब इधर है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनको हम ऐड करेंगे तो 4 को जब हम 15 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 11, यानी प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 इंटू 2 हमारे पास आ गया 12। अब माइनस 12 है और पॉजिटिव 10 है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ गया -12 जो थी वो हमारी नेगेटिव की बड़ी वैल्यू थी, तो उसके अंदर जब हम 10 को ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 के अंदर फाइंड करना था, और a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में आना था। तो a जो था हमारा वो इधर हो जाता है। आगे मजीद आप लिख लेना जिस तरह ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने किया, वेयर a इक्वल टू आपका हो गया -2 के, और b इक्वल टू आपका हो गया 11 के, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ जो एलिमेंट था वो b था ना, उसने उधर क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था, तो बेसिकली उसी तरह उसी फॉर्म के अंदर हमारा जो आंसर है वो आया है, ठीक है। सो इधर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ये सेम जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 9 की थी उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बेसिकली इधर भी उसने हमें यही कहा कि दो नंबर हैं, उनका सम है 68 और उनका डिफरेंस हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। ये मैंने उधर भी आपको बताया था। तो डिफरेंस के ऊपर अगर आप सब्ट्रैक्शन लिखना चाहो तो लिख लेना इधर भी, और सम आपको पता है एडिशन को कहते हैं। तो दो नंबर हम लेट करेंगे ए और बी, और दो इक्वेशनें बन जाएंगी। बेसिकली ए प्लस बी इक्वल टू 68 हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 22। फिर उनको जब हम ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू हम ऊपर वाली दो इक्वेशन में से किसी एक के अंदर पुट कर लेंगे। सो हम लेट कर लेते हैं। लेट सेम जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर हमने किया था ना, उसी तरह मैं इधर कर रहा हूँ। लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, देन दो रियल नंबर थे, उनका सम उसने हमें कहा था इक्वल टू 68 और डिफरेंस उसने कहा था इक्वल टू 22, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया कि दो रियल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली एक ए है और दूसरा बी है, बी टू रियल नंबर्स। देन तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, सम उनका इक्वल टू उसने कहा 68 के। सो इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 1 का, और जो उनका डिफरेंस है वो इक्वल टू उसने कहा 22 के, ठीक है। सो इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2 का। नाउ बाय एडिंग 1 एंड 2 वी हैव एडिंग 1 एंड 2 वी हैव। अच्छा, अब 1 एंड 2 को ऐड करना, चलो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं नीचे, और एडिशन इसके साथ हम इस तरह ही कर लेंगे। तो जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो b चूँकि पॉजिटिव का है और दूसरी में नेगेटिव का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a जमा a जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2a के, ठीक है। और जब 68 के अंदर हम 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 के।
अच्छा, अब 2 जो है वो इधर a को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट साइड पे जाके वो 90 को डिवाइड करेगा। सो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, a इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 4 टाइम्स आपके पास 8 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 10। सो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी a इक्वल टू 45। अब आपकी मर्जी है, a की वैल्यू को चाहे आप 1 के अंदर पुट करो, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, या फिर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी और दोनों के अंदर आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, सो हम पुट इन 1 कर लेते हैं। पुट इन 1 वी गेट, by putting the value of a equal to 45 in 1 we get, यानी a प्लस बी इक्वल टू 68 है, तो मैं a की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 68। सो b इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 45। सो 68 में से जब आप 45 को माइनस करोगे तो b की वैल्यू हमारे पास आती है 23। ठीक है, सो b की वैल्यू हमारे पास आती है इक्वल टू 23 और a की वैल्यू हमारे पास आती है 45। इन दोनों को ऐड करोगे तो 68 बनेगा, और अगर 45 में से आप 23 को माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 22। ठीक है, जो कि हमने इक्वेशन 2 बनाई थी। ठीक है, तो ये दो नंबर थे जिनका जो डिफरेंस और सम हम यानी जिनका सम करें तो इक्वल टू 68 आता है और डिफरेंस करें तो 22 आता है। तो इधर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई है, मेरे ख्याल में मैं खुद जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, उसके अंदर लास्ट के अंदर यूनिट लगाना भूल गया था। ठीक है, तो आपने इधर जो है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ ब्रैकेट के साथ लगाना हो तो ब्रैकेट के साथ लगा लेना, विदाउट ब्रैकेट लगाना हो तो विदाउट ब्रैकेट लगा लेना। यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बनेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जिस तरह अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह उसने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, बेसिकली अब इधर लेंथ थी ना, सो लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ का यूनिट मीटर, तो फाइनल में जाके मीटर इंटू मीटर जो है आपका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो मेरा कौन सा इधर नंबर कटना था, लेकिन अगर तुम लोग नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा कट सकता है नंबर। सो याद से आपने जो है लास्ट पर यूनिट लाजमी लिखना है, दोबारा बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस के अंदर हमें टेम्परेचर गिवन है बाय यूजिंग द फार्मूला उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया। बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने फाइंड करना है, फार्मूला गिवन है, जस्ट सी की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आ जाएगा। सो गिवन क्या है हमें, गिवन दैट टेम्परेचर जो था वो हमें सेल्सियस के अंदर गिवन था, जो कि था इक्वल टू 48 डिग्री। ठीक है, और बाय यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, प्लस हमारे पास आता है 32। अब सी की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। सी की वैल्यू है हमारे पास 48 डिग्री। सो मैं इधर लिख देता हूँ 48। कैलकुलेशन के अंदर अगेन आपने यूनिट नहीं लगाना, यानी डिग्री नहीं लिखना है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 9/5 जो है वो इक्वल टू होता है 1.8 के, तो पहले वो लिखना हो तो आप लिख लेना 1.8, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 48 के साथ और फिर बाद में ऐड कर देना 32। 48 को जब आप 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 86.4 और प्लस 32, और फाइनल आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 118.4। ठीक है, इसको आपने डिग्री के अंदर लाजमी कन्वर्ट कर देना। वो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था मैं कैलकुलेटर के अंदर बटन बता दूंगा, तो वो मैंने वीडियो के अंदर एडिट कर दिया था, लेकिन इस बार जो है वो मैं आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ इधर करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सेम ही नंबर होंगे, 19-20 का ही फ़र्क होगा। ठीक है, आपने 118.4 जो है वो कैलकुलेटर के अंदर लिख लेना है। ठीक है, जिस तरह मैंने इधर लिखा, जो फाइनल जवाब आया, तो उसके बाद इक्वल टू आप दबाओगे, इक्वल टू दबाओगे तो वही वैल्यू ऑब्वियसली जो लिखी है वो एज इट इज आ जाएगी। तो आपने ये वाला जो बटन है ना, ये वाला, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था डिग्री का होता है साइन, दूसरा मिनट का होता है, फिर सेम 2 दफ़ा कॉमा कह लो इसको, तो ये सेकंड के लिए होता है। जब इसको आप दबाओगे ना तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, जिसके अंदर 118 जो है वो आपका डिग्री के अंदर होगा, 24
मिनट्स और 0 सेकंड, आगे वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी। फ़ारेनहाइट का जो यूनिट होता है बेसिकली इसकी जो फाइनल वैल्यू हम लिखते हैं वो डिग्री के अंदर लिखते हैं ना, ये मैंने एग्जांपल के अंदर आपको बताया था। तो आपने 118 डिग्री जो है यानी 118 डिग्री आपने उधर फाइनल जो आपका आंसर है एक दफ़ा दोबारा नीचे करके लिख देना इस तरह। एक तो फ़ारेनहाइट के ऊपर भी डिग्री साइन आता है, दूसरा 118, आगे मिनट सेकंड वाला कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह इसके ऊपर डिग्री लिख के तो फाइनल आंसर जो है आप मेंशन कर देना, ठीक है। सो ये भी बेसिकली एज अ यूनिट ही उसका होता है ना, तो यूनिट में आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ये नहीं आपने भूलने। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्र को अगर हम सम करें तो वो इक्वल टू बनता है 72 ईयर्स। इसको अगर मैं सारे क्वेश्चन को इधर पढ़ने लग गया ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। हम इधर ना स्टेप वाइज चलते हैं। अच्छा, इतनी डिटेल जो है ना इसको पहले हम एज अ डाटा की फॉर्म में उधर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट करेंगे ना तो वो फिर आसानी रहेगी। पहली लाइन के अंदर उसने हमें कहा है कि बाप और बेटे की उम्र को जब हम ऐड करें, सम करें, तो हमारे पास बनता है 72 ईयर्स, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं कि बाप की उम्र जो है वो है इक्वल टू 1 है, क्योंकि उम्रें जो हैं वो उसने हमें बताई नहीं, वही बेसिकली हमने फाइंड करनी, बस उसने सिचुएशन हमें बता दी है। सो वी लेट एज ऑफ फादर इक्वल टू ए के, यानी हम एज ऑफ फादर को इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं और एज ऑफ सन जो है उसको इक्वल टू हम बी लेट कर लेते हैं। बेटे की उम्र को हम फिलहाल के लिए बी लेट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। वी आर गिवन क्या है हमें कि उसने बताया बेटे और बाप की एज को अगर हम सम करें ना तो वो इक्वल टू बनता है 72 ईयर्स के, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई कि a प्लस बी इक्वल टू 72 ईयर्स। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। और फर्स्ट लाइन इधर हमारी कंप्लीट होती है, उसके अंदर से हम इतना ही जो है वो मवाद समझ सकते हैं या निकाल सकते हैं। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है। इधर वो बेसिकली ये कह रहा है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो बेटे की उम्र के 2 साल नहीं 2 टाइम्स बराबर थी। यानी अगर 6 साल पहले बेटा जो था वो 20 साल का था ना तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा 40, तो बाप जो था वो 40 ईयर्स का था, ठीक है। तो इस लाइन को अब हम इधर लिख लेते हैं। सो मैं इधर लिखने लगा हूँ 6 ईयर्स अगो देयर एजेस वर, यानी 6 साल पहले उनकी उम्रें थी। फिर हम नीचे इक्वेशंस बना लेंगे। 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले देयर एजेस वर इसलिए आएगा क्योंकि अब 2 जने हैं ना, सिंगल के लिए हम वाज लगाते हैं, लेकिन जब प्लूरल हो तो हम वर यूज करते हैं। सो 6 ईयर्स अगो देयर एजेस वर, सो फादर्स एज इक्वल टू, अच्छा ये एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब होता है कि फादर्स एज, इसको जब पढ़ेंगे ना तो वो मतलब होता है बाप की उम्र, लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी और एस आप नहीं लगाओगे ना तो ये बनेगा बाप उम्र। तो ये आपने लाजमी एस जो है वो एपोस्ट्रोफी के साथ लगाना है, विदाउट एपोस्ट्रोफी भी आप नहीं लगा सकते, ठीक है। सो फादर्स एज हमने लेट की थी 1 है, तो 6 साल पहले क्या बन जाएगी, यानी सिंपल हम ए में से -6 कर देंगे, तो बाप की उम्र 6 साल पहले होगी a-6 और बेटे की उम्र 6 साल पहले होगी b-6, ठीक है। सो सन्स इक्वल टू b-6, ठीक है। सिमिलरली सन्स एज, यानी सन के अंदर अगर आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते ना, एस साथ एज इट इज लिख दोगे तो इधर आगे मतलब बनेगा बेटों की उम्र, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा अगर आप ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे तो फिर क्या मतलब बनता है। सो b-6 आपके पास आ गया सन्स एज। ये तो अभी हमने इनकी उम्रें लड़ की हैं 6 साल पहले। असल उसने जो लाइन के अंदर कहा था ना वो था ऑल्सो वी आर गिवन, यानी एक तो हमें ये गिवन था कि उनकी उम्रें 6 साल पहले कितनी थी वो हमने लड़ कर ली, एंड ऑल्सो वी आर गिवन बाप की उम्र उसने कितनी बताई 6 साल पहले। 6 साल पहले हमने लड़ कर ली a-6 और बताइए उसने कितनी थी 2 टाइम्स बेटे की उम्र के, तो वो बन जाएगा 2 इंटू b-6। अब इसको हम फॉर ए के लिए सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू यानी जो भी नीचे बनेगी उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, उसमें से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू जो थी वो थी एज ऑफ
सन, ठीक है। और इसने हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा था, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, क्योंकि हमने वो 6 ईयर्स अगो वाली जो इक्वेशन बनाई है वो इस्तेमाल की है ना, तो हमें जो एज मिलेगी वो भी 6 ईयर्स अगो वाली मिल जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम इसको फॉर ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए माइनस 6, इस लाइन को मैं अब यहाँ से मिटा देता हूँ, और 2 इंटू बी माइनस 6 इंटू 2 आपके पास हो गया माइनस 12। 12 को मैं 12 को नहीं बल्कि फॉर ए सॉल्व कर रहे हैं तो हम 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, सो 2b माइनस 12 प्लस 6 हो गया आपके पास, और a इक्वल टू हो गया 2b, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, ठीक है। यानी माइनस 12 के अंदर जब आप पॉजिटिव 6 ऐड करोगे तो माइनस 6 आपके पास जवाब आता है। इसको अब हम कर देंगे पुट इन 1 हमने जो ऊपर लेट की थी, यानी दोनों की उम्रों के सम का जो उसने हमें बताया था कि इक्वल टू 72 है। सो हम नीचे लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, या फिर ऊपर हमने 1 लेट किया था तो पुट इन 1। सो 2b माइनस 6 प्लस b था आपके पास इक्वल टू 72, ठीक है। अब इसको फॉर b हम सॉल्व करते हैं। सो 2b प्लस b हमारे पास हो गया 3b, और ये माइनस 6 था इधर, मैं इसको राइट साइड पे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6। सो 72 प्लस 6 आ गया, और 3b, 3 कितना अजीब सा बन गया, 3b इक्वल टू 72 प्लस 6 हमारे पास हो गया 78। अब 3 जो है इधर वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो वो 78 को डिवाइड करेगा। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 इंटू 2 टाइम्स 6, और 1 कैरी हो गया, और 3 इंटू 6 टाइम्स 18। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। ये मौजूदा वैल्यू, मौजूदा उम्र आई है बेटे की, ठीक है, यानी अभी उसकी उम्र क्या चल रही वो आई है, क्योंकि ये इक्वेशन बनी थी, यानी उसने हमें कहा था ना कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर, यानी अभी उनकी एज का सम ये है, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड करनी है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो जो हमने सन की 6 ईयर्स अगो वाली इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली, इसके अंदर हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सन की उम्र आ जाएगी कि उसकी 6 साल पहले उम्र कितनी थी, ठीक है। सो 6 साल पहले बेटे की उम्र के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी b माइनस 6, ठीक है। b माइनस 6 इक्वल टू, अब हमने b के अंदर वैल्यू पुट करनी है 26, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6। सो b माइनस 6 इक्वल टू जो है वो हमारे पास आएगा 20, ठीक है, यानी 26 में से 6 को माइनस करोगे। सो ये बेटे की उम्र बनती है 6 साल पहले, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो कि आपने सही निकाला है तो जो आपकी b की वैल्यू आई है 26, इसको दोबारा पुट करोगे आप इस इक्वेशन के अंदर, तो 26 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 52, और 52 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू। उस ए की वैल्यू को आप, यानी इधर चलो मैं रफ वर्क में आपको थोड़ा सा करके ही बता देता हूँ कि ए और 26 मैंने बी की वैल्यू जो अभी निकाली है 6 साल पहले वो पुट की, तो ये हो गया हमारे पास 52 माइनस 6, और ए इक्वल टू 52 में से जब हम 6 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, ठीक है। और इस ए को आप फादर की एज के अंदर इस वाली के अंदर पुट कर दोगे तो 46 माइनस 6 आपके पास आ गया 40। तो इधर से आपको पता लग गया, अभी हमने सन की एज 6 साल पहले निकाली थी 20, और बेटे की उसने हमें बताया था ना वो लाइन के अंदर के 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है। तो 2 टाइम्स आ गया ना इधर। बेटे की उम्र हमने निकाली 6 साल पहले 20 साल, और बाप की उम्र कितनी थी 40 साल, जो मैंने रफ के अंदर आपको करके बता दिया। तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ ये जो एडिशनल मैंने किया वो बस आपको समझाने के लिए किया, क्वेश्चन आपका इधर कंप्लीट होता है जहां आपने 6 साल पहले बेटे की उम्र निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपने पहले ये कहीं सॉल्व किया ना ऑनलाइन किसी वीडियो के अंदर, तो यही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन जो आपके पास हार्ड फॉर्म में अब जो बुक आई है ना उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो थोड़ा सा चेंज है। उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके तो इधर रखा हुआ था। तो बुक का ये है, यानी ये फिजिकल जो आपके पास बुक है ना हार्ड फॉर्म में, उसका जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह का है। Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for 1520. What was her profit percentage? तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला बेसिकली हम फॉर्मूला लगा के सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपने पहले ये कहीं वीडियो देखी है तो आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपकी अब फिजिकल बुक के अंदर नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर पहले जो बुक आई थी ना वो 5 चैप्टर तक ही थी, उसके बाद कंप्लीट भी हुई है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने चेंज नहीं किया। यानी ऑनलाइन के अंदर ये क्वेश्चन है और शॉर्ट फॉर्म या हार्ड फॉर्म के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, तो हम दोनों ही कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
लेकिन आपको मैंने कहा क्लियर कर दूं। अब इस क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ऊपर से इस क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गलती है, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर 1520 रुपीज, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। वो इधर बेसिकली ये कह रहा है कि मिरहा ने एक खिलौना बेचा 1520 रुपए का, ठीक है। आगे वो ये कह रहा है कि वो कितने का खिलौना बेचेगी कि उसको 15% प्रॉफिट हो, जबकि वो खिलौना तो ऑलरेडी पहले उसने बताया कि वो खिलौना बेच चुकी है। तो वो एक खिलौना दो दफा किस तरह बेच सकती है, अनलेस कि वो खिलौना जो है वो एनाबेल वाली डॉल हो के वो एक दफा बेच कर आई और जब घर आई तो दोबारा वो डॉल जो थी वो उसके घर में पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह वो दो दफा बेच सकती है वैसे। सो ये बेसिकली इधर गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। शुरू के अंदर आना था मिरहा बाउट अ टॉय फॉर रुपीज 1520 रुपीज। सो वो बाउट की जगह इसको हम कॉस्ट प्राइस लेंगे और 1500 प्रॉफिट है, तो हमने बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको ऊपर दोबारा दिखा दूंगा। पहले आपने सेल्स की जगह ऊपर लिख लेना है बाउट, BOUGHT बाउट, ठीक है। ये आप इसको कैंसिल, आप क्या कैंसिल करोगे, आपके पास तो होगी नहीं बल्कि ये बुक। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेसिकली इधर आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं पहले। उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बेसिकली गिवन है, इसमें से पहले जो है हमें प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। सिंपल सेलिंग प्राइस जो है उसको हम राइट साइड पर रहने देंगे, कॉस्ट प्राइस को हम लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी जो आपकी बुक के अंदर है वो भी इसी तरह आसान ही है। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉस्ट प्राइस जो है वो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1520 रुपीज। रुपीज हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि यूनिट हमने नहीं भूलना। रुपीज 1520 और प्रॉफिट परसेंट बेसिकली हमारे पास है 15%। और हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस, यानी इसको मैं, चलो पहले कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूले के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस ये हमने फाइंड करनी है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड होगा फिर ही हम वो सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले में लगा के। सो अब आपके पास दो तरीके हैं, मैं दोनों ही आपको करवा देता हूँ, जिस तरह आपका दिल करे आप फाइंड कर लेना, जवाब आपका सेम ही आएगा। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो इसमें से अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो पी हम लेफ्ट साइड पे, चलो मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, CP जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो प्रॉफिट परसेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, और जो 100 था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास है प्रॉफिट बेसिकली आ जाएगा। सो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है 15% के। अब इधर हमें परसेंट खत्म करने के लिए 100 लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन के अंदर 100 है, जो कि प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। सो इधर अब डिवीजन नहीं करनी पड़नी, डायरेक्ट हम लिख देंगे 15%। जिस तरह इधर परसेंट है तो वो आपने लिखना हो तो साथ लिख लेना है, या फिर कैलकुलेशन के अंदर जिस तरह मैंने कहा ना ही लिखो तो बेहतर है। कॉस्ट प्राइस जो है वो है हमारी 1520, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 को जब आप 152 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 2280, और डिवाइड आप कर रहे हो 10 के साथ, क्योंकि जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल। तो प्रॉफिट जो है वो आपके पास आएगा, इस बार हम यूनिट भी साथ लिख लेते हैं, रुपीज 228, ठीक है। अब इसको हम वो फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप फॉर्मूला जिस तरह आपने पढ़ा है तो उसकी वैल्यू निकाल के इस तरह भी कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह करते, प्रॉफिट इक्वल टू जो प्रॉफिट परसेंट गिवन था उसको हम लिख लेंगे 15% और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, फॉर्मूले के तहत ही बेसिकली ये भी हो रहा होता है, लेकिन उसमें तरीका क्या है, हम कहते हैं कि परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। सो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1520। तो ये बेसिकली यही
फॉर्म बन जाएगी ना, इधर जो ये चीज़ बनी है ये इधर बन जाएगी, तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर अगेन आपके पास सेम आएगा। इसमें आए किस तरह, वो फॉर्मूले के तहत आए, तो ये चीज़ मैंने आपको कहा थोड़ा सा इधर क्लियर कर दूं। सो प्रॉफिट हमारे पास आ गया, और फॉर्मूला था हमारे पास प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, जब हमें लॉस होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, उसको हम एक साइड पे रहने देंगे, प्रॉफिट में से इधर कॉस्ट प्राइस जो है माइनस हो रही थी, जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो वो प्लस होगी, लेफ्ट साइड को बेसिकली मैंने इधर राइट साइड पे लिख दिया, तो कॉस्ट प्राइस एडिशन के साथ आ गई, प्रॉफिट हमारा आया 228। अब इधर कैलकुलेशन करनी है तो मैं रुपीज नहीं लिख रहा, 8 फिर गलत हो गया। अच्छा 228 गलत नहीं हुआ था, थोड़ा सा अजीब सा बन गया था, वैसे तो अक्सर ही चीज़ें अजीब बनाता रहता हूँ मैं। सो कॉस्ट प्राइस है 1520, सो 1520, और सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो इक्वल टू आ गई 1520 के अंदर जब आप 228 को जमा करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो कि सेलिंग प्राइस आता है वो है इक्वल टू रुपीज़, रुपीज़ आपने साथ में लाजमी लिखने, रुपीज़ 748, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका जो है फाइनल आंसर है, लेकिन अब हम आपकी बुक वाला करेंगे, उसका अब देखते हैं क्या आंसर है। इसका यही आंसर आता है जो ऑनलाइन वाली फॉर्म है ना, तो फिजिकल वाली का अब हम देख लेते हैं, हार्ड वाली का कि उसके क्वेश्चन का क्या जवाब आता है। ये इधर मैंने ओपन की थी। अच्छा इधर जो क्वेश्चन है वो है मिरहा अबाउट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड इट फॉर 1520, ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, इधर वो सिंपल वही फार्मूला हमने लगाना है, इधर कोई हमें वो फार्मूला जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो इधर हम लिख लेते हैं पहले, यानी सॉल्यूशन कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है यानी उसने बाउट कितने का किया था, बाउट उसने किया था मिरहा बाउट टॉय फॉर 1500, और सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारी 1520, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई इक्वल टू रुपीज़ 1500, और सेलिंग प्राइस आ गई इक्वल टू रुपीज़ 1520, ठीक है। फाइंड क्या करना है, पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं ना, तो प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी वो भी डाटा के अंदर आपने लाजमी लिख लेनी है ऊपर। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, प्रॉफिट को हम पी के साथ लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो थी हमारी 1520, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी हमारी 1500, तो प्रॉफिट जो है हमारे पास वो इक्वल टू आ गया 20 के। इस बार जवाब चूँकि फाइनल है तो हम रुपीज़ के साथ लिख लेते हैं। सो 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, हमने बताना है परसेंटेज के अंदर। सो प्रॉफिट परसेंटेज यानी सिंपल फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, 100 अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया है, परसेंटेज के लिए हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो परसेंट के अंदर हमारा फाइनल जवाब आएगा, ठीक है। सो परसेंट आपने अगेन लगाना नहीं भूलना। प्रॉफिट हमें हुआ 20 का, कॉस्ट प्राइस ही हमारी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर आ गया हमारा परसेंट। अब ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, और 20/15 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.33%, ठीक है। जब आप 20 को कैलकुलेटर के साथ डिवाइड कर लेना वो जवाब इक्वल टू आता है 1.33%, और यही आपके बुक के एंड के अंदर आंसर है अकॉर्डिंग टू दी आपके बुक के क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पार्ट्स के साथ एंड होता है, और प्रॉफिट का पी जो है इधर भी आपने कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि अभी फॉर्मूले के अंदर मैंने देखा पी कैपिटल ही था, गलती से इधर मैंने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख दिया था। सो प्रॉफिट परसेंट और 1.33 के साथ परसेंट आपने लाजमी लगाना है, इसको नहीं हम लिख सकते अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 से काफ़ी दूर है। उधर हमने किया था ना एग्जाम्पल के अंदर 3.9 था, 3.9 को हमने 4 के इक्वल लिखा था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइन के साथ ना, तो इधर वो काम नहीं हम कर सकते। अब है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
The annual income of Tayyab is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? Exempted amount जो होती है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स अमाउंट होती है, यानी अगर आप 1,30,000 लेट से एग्जाम्पल के तौर पर आप एक साल के अंदर कमा रहे हो ना, तो इसके ऊपर 1 रुपया भी आप टैक्स नहीं दोगे। लेकिन अगर आपने इससे 10 रुपए भी ज्यादा कमा लिए ना, तो आपको उन 10 रुपए के ऊपर इसके ऊपर फिर भी कोई टैक्स नहीं होगा, ये आपकी एज इट इज आपके बैंक अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप लेट से 1,30,000 10 रुपीज कमाया ना आपने, तो उन 10 रुपीज के ऊपर इस रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। सो हमने तैयब ने कितनी कमाई 9,60,000। सो पहले हमें 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसको हम इस रेट पे टैक्स फाइंड करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली टैक्स होगा। ठीक है, तो ये वैसे कमा बड़ा रहा 9,60,000। तो इसका थोड़ा सा डाटा पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस तैयब को टैक्स लेना। सो पहले हम लिखते हैं एनुअल इनकम ऑफ तैयब। एनुअल इनकम ऑफ तैयब हमें गिवन है ₹9,60,000। ठीक है, और एग्जाम्प्टेड अमाउंट कितनी थी? एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो कि फिक्स अमाउंट जिस तरह मैंने आपको बताया वो थी 1,30,000। और टैक्स रेट भी हमें गिवन था, वो भी हम लिख लेते हैं। टैक्स रेट इक्वल था 0.75% के। ठीक है, ये हमारा बेसिक डाटा आ गया। अब हमने जो फाइंड करना था वो था टैक्स, लेकिन टैक्स फाइंड करने से पहले हमें टैक्सेबल इनकम का पता होना लाजमी है। ठीक है, सो इधर हम लिख लेते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी? 9,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,30,000 को। सो जो हमारे पास जवाब आता है वो आएगा ₹8,30,000। ठीक है, ₹8,30,000 जो है वो हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। इसका बेसिकली बस हमने टैक्स फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, टैक्स इक्वल टू 8,30,000। और किस रेट पे फाइंड करना था? 0.75, तो इसके साथ सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75, इसके साथ आ जाएगा परसेंट। ठीक है, और परसेंट ख़त्म करने के लिए हमें जो है इसको पहले 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 100, इसके ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल। सो 8,300 को जब आप 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जवाब फाइनल टैक्स का आएगा ₹6,225। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल जवाब है। टैक्स बेसिकली हमने फाइंड करना था, पहले हमने वो अमाउंट निकाली जिसका टैक्स फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्प्टेड अमाउंट तो हमें माइनस करनी पड़नी थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। फिर उसको जिस रेट के साथ टैक्स यानी निकालना होता है उस रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल उसका परसेंटेज खत्म किया, तो हमारे पास फाइनल जवाब आ गया। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी एंड होता है। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, इसकी डिटेल के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको एग्जैक्टली हम जिस तरह हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व की थी ना, उसी फॉर्मूले के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई एडिशनल फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होना। पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी ने ये नहीं सॉल्व की। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी, और इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि लेट से एक बैंक है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की 6,400। ठीक है, जो आप किसी भी बिजनेस या फिर लेट से जिस तरह मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बैंक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। या फिर उधर मैंने आपको लिखवाया था, यानी जब पहले हमने ये एग्जांपल की थी तब मैंने आपको लिखवाया था कि
बेस अमाउंट भी उसको हम कहते हैं, यानी सबसे पहले जो अमाउंट हम कंसिडर करते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट, लेट से आपने एक बैंक के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट जमा करवाई फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के लिए, जिसके ऊपर आपको सिंपल प्रॉफिट मिलता है। सिंपल प्रॉफिट जो है उसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो अमाउंट बैंक पर जमा करवाने पर जो प्रॉफिट मिलता है ना, बैंक प्रॉफिट का नाम देता होता तो बेसिकली वो सूद ही है ना। सो सिंपल प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो 12 साल के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करने पर हमें प्रॉफिट मिला 3840 रुपीज़। और हमने करना क्या था, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने प्रॉफिट बताना था कि हमें ईयरली जो है कितने परसेंट प्रॉफिट इस जमा की हुई अमाउंट के ऊपर ऐड हो रहा था, ठीक है। सो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था। इसके अंदर हमने बेसिकली रेट फाइंड करना था, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो थी वो हमें गिवन थी, ठीक है। सिंपल प्रॉफिट जो था वही हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह हमने वो पुट करना था। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मैंने आपको 12 बताया कि जब हमने परसेंट फाइंड करनी होती है ना तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमने परसेंट को खत्म करना होता है तो हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास जवाब आया था 5%। इसका मतलब एक साल के लिए इस अमाउंट के हिसाब से, इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जितना इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो रहा था ना वो था 5%, ठीक है। इसके अंदर 5% प्रॉफिट ऐड हुआ फॉर 1 ईयर, और अगर आप 12 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट जो आपको मिला वो इतना मिला 3840 रुपीज़। एक एडिशनल चीज़ इसके अंदर मैं और आपको बता देता हूँ कि इस अमाउंट के ऊपर एक साल जो था 5% के हिसाब से प्रॉफिट लगता था, ठीक है। सो लेट से अगर हमने 12 साल का कैलकुलेट करें 6400, और प्रॉफिट आपका 5% है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, परसेंट खत्म कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100, और ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। और 64 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 320 रुपीज़, ठीक है। ये हमने रुपीज़ के अंदर बता दिया कि एक साल के अंदर कितना ऐड हुआ था, और ये हमने परसेंट के अंदर बताया था, ठीक है। 5% इक्वल टू बनते हैं 320 रुपीज़, और इसी को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब यही आ जाएगा 3840 रुपीज़, यानी कि 320 फॉर 1 ईयर एंड 3840 आपका टोटल जब 12 साल तक वो ऐड होता रहा तो इतना बनता है, ठीक है। तो ये हमने पर ईयर बताया था, और टोटल 12 साल का उसने हमें गिवन दिया हुआ था, तो उससे हमने परसेंट फाइंड करना था, तो वो इस फॉर्मूले से हमने परसेंट फाइंड करना था, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है, यही सारी डिटेल जो है आगे उसके अंदर इस्तेमाल होगी क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो रेट हमने फाइंड किया था ना एग्जाम्पल के अंदर, वो इसने हमें गिवन दे दिया, यानी 40%, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन दे दी है इतनी इनिशियल। ये बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने कंसीडर करनी है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर बेस अमाउंट, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस फॉर 1 ईयर, हमारा टाइम भी आ गया 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके अंदर सिंपल प्रॉफिट को उसने कहा था अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपाउंड मार्कअप जो है ना वो भी बेसिकली आपका जो है ना प्रॉफिट ही होता है। डिफरेंस इधर क्या आ जाता है कि जो सिंपल प्रॉफिट होता है ना वो जितनी आपने इनिशियल अमाउंट जमा करवाई थी ना हर साल वही कंसीडर होती है, यानी आपकी हर साल जो 5% जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, या जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6400 के अंदर ही मिलता है जब आप सिंपल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। लेकिन जब आप कंपाउंड प्रॉफिट या कंपाउंड मार्कअप कंसीडर करते हैं ना तो उसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है ना वो इतनी अमाउंट ही होगी जो आपने इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इसके ऊपर जब आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू 14%, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट ज़ाहिर ऐड होगी, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट होगा फर्स्ट ईयर के लिए। सो नेक्स्ट ईयर जो है ना आपका 14% वो सारी टोटल अमाउंट के हिसाब से फिर कैलकुलेट होकर आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाएगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी है, ₹3,75,000। उसके बाद हम ले लेते हैं टाइम, लिख लेते हैं टाइम। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं, एक साल के लिए बस हमने फाइंड करना है। सो वो वाला काम करने की जरूरत नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट ईयर अगर फाइंड करना होता तो हमें दोबारा जो टोटल ली थी उसके अंदर फिर होना था, तो वो उसने मसला ही आपका आसान कर दिया था फॉर 1 ईयर। और रेट जो है आपका वो है 14%। फाइंड क्या करना है हमने, कंपाउंड मार्कअप। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी एक दफ़ा इधर लिख लेना CM, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, वी नो दैट, फॉर्मूला जो है इसका वो हमें पता है। फॉर्मूला पहले जो है वो एग्जाम्पल नंबर 14 वाला वो मैं इधर लिख लूँ, उसके बाद हम जब वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और होल डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसको आप लोग एक दफ़ा लिख लेना। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो उसको हम लेफ्ट साइड पे पहले लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसको एक दफ़ा आप बेशक लिखना चाहो तो, या फिर चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। कंपाउंड मार्कअप के इक्वली ये बनता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, अब टाइम और प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल वैल्यू, और होल डिवाइडेड बाय ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड करेगा। अब हम जो है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 100 थोड़ा सा मैं सही करके लिख दूँ। अच्छा, अब रेट जो है वो हमने 14% के हिसाब से फाइंड करना है। अच्छा, रेट जो है फॉर्मूला जो है ऑलरेडी ये आपका, अगर इधर देखो तो परसेंट के अंदर ही वो फाइंड हुआ था, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर डायरेक्टली हम 14 पुट कर देंगे। हमें जो है परसेंट खत्म करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिवीजन में 100 है ना, बेसिकली वही परसेंट का 100 है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ना। सॉरी, टाइम की वैल्यू पुट करनी है। टाइम था 1 ईयर, सो ये आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 3,75,000 होल डिवाइडेड बाय 100। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या फिर जो आपका कंपाउंड मार्कअप है वो इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 जीरो जो है 100 के 2 जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 3,750। इसको आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा। फाइनल आंसर है तो इसको मैं रुपीज़ के साथ लिख रहा हूँ, 52,500। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूले के साथ हमने किया है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका फाइनल जो जवाब आया है, यानी जो कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना था, वो है ₹52,500। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में भी मैंने आपको दोबारा थोड़ी सी गाइडेंस दे दी, और यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और इसके साथ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अच्छा, मैं थोड़ी सी दोबारा आपको एग्जाम्पल और इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दोबारा दे दूँ, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुनना तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, या वीडियो भी एंड होती है। ठीक है हमारी। सो कंपाउंड मार्कअप जो होता है ना, वो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, इधर जो हमें गिवन थी वो थी 3,75,000। इसके ऊपर आपने अकॉर्डिंग टू दी रेट कैलकुलेट किया फॉर 1 ईयर लेट से। अभी हमने 1 साल के लिए कैलकुलेट करना था, तो उसने हमें ये आसान कर दिया था, तो जवाब आया हमारा 52,500। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, अगर हमने दोबारा कंपाउंड मार्कअप फॉर 2 ईयर कैलकुलेट करना है, तो पहले आपका 52,000 इसके अंदर ऐड होगा, जो भी आपका जवाब आएगा। ठीक है, उसके बाद जो टोटल वैल्यू बनेगी ना, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दी 14% हम दोबारा निकालेंगे। इसके ऊपर फॉर सेकंड ईयर नहीं निकलेगा इंडिविजुअली, यानी अगले साल भी इसी के ऊपर निकले, फिर अगले साल भी नहीं। वो सिंपल प्रॉफिट था हमारा एग्जांपल के अंदर। कंपाउंड मार्कअप के केस के अंदर बस इतनी सी एडिशन हो जाती है कि प्रॉफिट जो है ना आपका, वो एक दफा कैलकुलेशन होने के बाद जितनी टोटल अमाउंट होती है ना, अकॉर्डिंग टू उसके आ जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर जितनी टोटल बनेगी उसके अकॉर्डिंग टू जो भी रेट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो आई होप अब दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 करवाई थी ना, तो मैं ये बताना भूल गया था कि ये जो 5% प्रॉफिट आया ना, ये अकॉर्डिंग टू 1 ईयर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 12 ईयर्स नहीं है। 12 ईयर्स किस तरह कैलकुलेट होना, तो वो मैंने बता दिया है। 1 ईयर की जो अमाउंट बनती थी इन रुपीज़, वो ये आई थी। ठीक है, सो अब यहाँ जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी है, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है अब वो है रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट दिए हैं, वो हमने बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा, और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारी जो है अब हम एक ही वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और अच्छा, कुछ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं खुद से बनाऊंगा, कंपाइल करूंगा, तो वो भी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उनको भी कर लेना। फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।